हेलो दोस्तों, स्वागत है पॉडकास्ट स्टार्ट इस पे। मैं हूँ आर.के. सिंह एंड हम लोग स्टार्ट कर चुके थे बेसिक फिजिक्स का यूनिट नंबर 3 हीट एंड थर्मोडायनामिक्स, जिसमें कि आज हम इस क्लास में बात करने वाले हैं गैस लॉस के बारे में एंड आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में। ठीक है, तो ये दोनों टॉपिक के बारे में आज इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो क्लास को करते हैं स्टार्ट। लेकिन क्लास स्टार्ट करने से पहले जो सभी दोस्त हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा एंड सभी दोस्तों से मेरा रिक्वेस्ट है, अगर क्लासेस आपको अच्छा लग रहा है तो क्लासेस को लाइक कीजिए करें एंड दूसरे दोस्तों के बीच भी क्लासेस को शेयर कीजिए करें, ताकि दूसरे दोस्त भी हमारे चैनल पे आ सके एंड हमारे इस परिवार का एक सदस्य बन सके। ठीक है दोस्तों, चलो क्लास को करते हैं स्टार्ट। एंड क्लास को स्टार्ट करते ही हम कुछ जाने पहचाने चीज़ों को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, देन असली टॉपिक पे चले जाएंगे। तो सबसे पहले देखो कि कोई भी मैटर नेचुरली कितने स्टेट्स पे हो सकते हैं, बोलो। कोई भी मैटर नेचुरली 3 स्टेट्स पे हो सकते हैं। क्या है 3 स्टेट्स? सॉलिड, लिक्विड एंड आज का टॉपिक जो है गैस। ठीक है, तो 3 स्टेट्स मतलब सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, ओके। तो अब बात करते हैं सॉलिड के बारे में। ओके, सॉलिड के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखो, सॉलिड में जो सारे मोलिक्यूल्स हैं, ओके, सॉलिड में जितने सारे मोलिक्यूल्स हैं, उन मोलिक्यूल्स के बीच जो इंटरमोलिक्यूलर जो बॉन्ड है, ठीक है, ओके, इस बॉन्ड के वजह से ये जो मोलिक्यूल्स है सॉलिड का, ये मोलिक्यूल्स आपस में बहुत ही फिक्स पोजीशन पे, बहुत ही टाइट पोजीशन पे चिपके होते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो मोलिकुलर बॉन्ड है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से ये सारे मोलिक्यूल को एकदम जकड़ के रखता है। ओके, ठीक है। एंड लिक्विड के केस में अगर देखें, यही मोलिकुलर बॉन्ड थोड़ा सा वीक होता है, जिसकी वजह से ये अपने मोलिक्यूल्स को, मतलब लिक्विड अपने मोलिक्यूल्स को एकदम टाइट पोजीशन पे पकड़ के नहीं रख पाता है। ठीक है, ओके, ये मोलिक्यूल्स फ्री होते हैं। ठीक है, ये मोलिक्यूल्स फ्री होते हैं एंड जिसकी वजह से ये थ्रू आउट द लिक्विड क्या कर सकता है, ये सारे मोलिक्यूल्स इधर इधर घूम सकता है। मतलब मैं अगर वाटर की बात करूँ, ओके, सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है, एक ग्लास में अगर आप वाटर लेंगे, एक ग्लास में अगर आपने वाटर लिया है इतना, ओके, तो इस वाटर के जो मोलिक्यूल होगा, एक ग्लास वाटर के बीच में जो मोलिक्यूल होगा, ये मोलिक्यूल फ्री होगा एंड ये इसी वाटर पे इधर उधर भागते रहेगा। ठीक है, भाग सकता है क्योंकि ये फ्री है। ओके, इसका मूवमेंट जो होगा फ्री होगा। ओके, एंड गैस के केस में देखो, यही मोलिकुलर बॉन्ड बहुत ज़्यादा कम है। ओके, मतलब नेग्लिजिबल अमाउंट पे। ओके, अगर आप काउंट भी ना करते हैं ना तो भी चलता है, इतना कम है। ओके, एंड मैक्सिमम टाइम इसको नेग्लिजिबल अमाउंट पे ही माना जाता है कि गैस का तो कोई कोहेजन होता ही नहीं, गैस का कोई मोलिकुलर बॉन्ड होता ही नहीं। ठीक है, मोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स होता ही नहीं है, तो आप ये भी कह सकते हैं। जिसकी वजह से क्या है कि गैस के जो मोलिक्यूल्स है ये इधर उधर सब हर वक्त भागते रहता है। ओके, अगर चांस मिले तो ये बहुत दूर भाग जाएगा, मतलब वापस ही नहीं आएगा कभी, इतना दूर भाग जाएगा। तो जिसके वजह से अगर गैस को आप कहीं खुला छोड़ देंगे तो गैस कुछ सेकंड्स में ही वैनिश हो जाएगा। मतलब आप सिलेंडर की अगर valve को खोल देते हैं, गैस को अगर निकाल लेते हैं तो गैस कुछ ही सेकंड्स में गायब हो जाएगा। ओके, क्योंकि इसमें कोई भी कोहेजन होता नहीं है, कोई भी इंटरमोलिकुलर फोर्स अट्रैक्शन होता ही नहीं है, जिसकी वजह से ये सारे मोलिक्यूल्स अपने काइनेटिक एनर्जी की वजह से इधर उधर भागते रहता है एंड भागते भागते इतना दूर चला जाता है कि अब वापस ही नहीं आता। ठीक है, तो ऐसा होता है ये तीनों केस में। अब बात करते हैं मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ गैस, क्योंकि हम आज गैस को लेके बात करने वाले हैं। सॉलिड एंड लिक्विड को तो ऑलरेडी हमने डिस्कस करके रखा है प्रीवियस क्लास में। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखा होगा तो बिल्कुल देख लीजिएगा, क्योंकि सारी चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू में। अगर आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छा मार्क्स लाने चाहते हैं तो मतलब सारे टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट है, सारे टॉपिक आपको बहुत अच्छी तरह से समझना है। ओके, एंड मैं ये सारे क्लासेस पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ समझने में, ओके, कंसेप्ट क्लियर करने में, क्योंकि अगर कंसेप्ट क्लियर हो जाता है तो आप तो लिख ही लेंगे ना। इतना तो समझदार आप हैं कि आप लिख लेंगे। अगर समझ जाते हैं तो अपने लैंग्वेज में तो लिखा जा सकता है ना। तो समझना बहुत ज़रूरी है, कंसेप्ट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। ओके, नोट्स तो आप कहीं पे भी मिल जाएगा। ओके, नोट्स आप अगर गूगल पे भी सर्च करेंगे तो नोट्स वहाँ पे भी मिल जाएगा। ठीक है, विकिपीडिया से भी मिल जाएगा, लेकिन समझना ज़रूरी है। ठीक है, इसीलिए मैं यहाँ पे कंसंट्रेट कर रहा हूँ समझने में, कंसेप्ट क्लियर कराने में। चलो
अब बात करते हैं मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ गैस। तो मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ गैस बोले तो क्या होगा बोलो, गैस के केस में हम जो सारे प्रॉपर्टीज को मेजर कर सकते हैं, गैस के जो प्रॉपर्टीज को हम मेजर कर सकते हैं वो सारे प्रॉपर्टीज है मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ गैस। मेजरेबल मतलब मापा जा सकता है ऐसा। ओके चलो लिख लो इसको फिर से, मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ गैस। ठीक है, मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ गैस। तो पहला केस जो है मास। ओके मास m से डिनोट किया जाएगा, या फिर आप अमाउंट ऑफ सब्सटेंस भी कह सकते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, ओके अमाउंट ऑफ सब्सटेंस से अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट क्या है बोलो, मोल। ओके ठीक है, एंड इसको n से डिनोट किया जाता है, n मोल। ओके चलो दूसरा प्रॉपर्टी क्या है बोलो, तो दूसरा प्रॉपर्टी जो है वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ गैस को आप मेजर कर सकते हैं। ठीक है, वॉल्यूम फॉर v फॉर वॉल्यूम। 3 नंबर जो प्रॉपर्टी होगा, 3 नंबर प्रॉपर्टी क्या है बोलो तो प्रेशर। ठीक है, आप गैस के द्वारा जो प्रेशर एग्जर्ट किया जाता है, ठीक है, उसको भी आप मेजर कर सकते हैं, P से डिनोट करते हैं इसको। एंड 4 नंबर जो प्रॉपर्टी है टेम्परेचर ऑफ गैस। ओके गैस का टेम्परेचर। ठीक है, तो इसको T से लिखते हैं। ठीक है, तो ये जो चारों प्रॉपर्टी है, ये चारों प्रॉपर्टी को हम मेजर कर सकते हैं गैस के केस में। ओके ठीक है दोस्तों, एंड अब क्या करते हैं, इन चारों को हम इंटर रिलेट करेंगे, एक दूसरे के साथ रिलेट करेंगे। ठीक है, एंड रिलेट करके हमें क्या मिल जाएगा बोलो, गैस लॉस के बारे में। ठीक है, एंड गैस लॉस क्या है बोलो, गैस लॉस है वही सारे लॉ जो कि गैस के प्रॉपर्टी को इंटर रिलेट करता है, वही तो है गैस लॉस। तो अगर हम ये चारों प्रॉपर्टी को इंटर रिलेट करेंगे, एक दूसरे के साथ इसको रिलेशन इस्टेब्लिश करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, गैस लॉस मिल जाएगा। एंड यही गैस लॉस अलग अलग साइंटिस्ट ने प्रूव करके रखा है ऑलरेडी। ठीक है, तो हम इसको कुछ अलग तरीके से समझेंगे। ठीक है, ओके चलो ठीक है, अभी इतना तो लिख लिया होगा आपने। तो क्या करते हैं, अभी गैस लॉस पे डायरेक्ट चले जाते हैं एंड गैस लॉस को अलग तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। ओके मैं नाम से नहीं समझूंगा, मतलब हम उल्टे बैक प्रोसेस में समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ताकि ये कंसेप्ट आपको बहुत अच्छी तरह से याद रहे। ओके चलो देखो, अभी बात कर रहे हैं गैस लॉस के बारे में। ठीक है, तो क्या है गैस लॉस बोलो, द लॉस व्हिच इंटर रिलेट द properties ऑफ गैस। ठीक है, ओके तो द लॉस व्हिच इंटर रिलेट द प्रॉपर्टीज ऑफ गैस इज कॉल्ड गैस लॉस। यही तो है गैस लॉस ना, वो सारे लॉस जो कि गैस के प्रॉपर्टी को इंटर रिलेट करवाता है। ओके अभी हम गैस लॉस को डिस्कस करने के लिए, समझने के लिए हम एग्जाम्पल लेंगे, एकदम सिंपल सा एग्जाम्पल लेंगे। क्या लेंगे, एक सिलेंडर लेंगे, मेटल सिलेंडर। ठीक है, ओके मेटल सिलेंडर लेंगे। ओके ठीक है ना, एंड यहाँ पे एक ऐसा पाइप कनेक्ट होगा जिस पे एक बल्ब लगा होगा। बल्ब का मतलब तो समझेंगे ना आप, कि मैं यहाँ से इसके अंदर जो लिक्विड है इसको मैं रिलीज़ कर सकता हूँ। ओके इसके अंदर जो गैस होगा इसको मैं यहाँ से प्रेस करके रिलीज़ कर सकता हूँ। अगर प्रेस ना करता हूँ तो ये बंद कंडीशन पे रहेगा। ठीक है, ओके चलो अब क्या है, इस सिलेंडर के पे एक पिस्टन है जो कि फ्रीली ऊपर नीचे कर सकता है। ओके एक पिस्टन है, ठीक है, ये फ्रीली ऊपर नीचे कर सकता है। ओके मतलब यहाँ पे अगर आपने गैस घुसा दिया है, अब यहाँ पे गैस है एंड इसको अगर प्रेशर करते हैं तो इस गैस को प्रेशर दे रहे हैं आप। ठीक है, ओके बिल्कुल सिस्टम समझ में आ गया है। ये क्या है, एक सिलेंडर है एंड ये वहाँ पे एक पिस्टन है, बिल्कुल सिरिंज जैसा, सिरिंज इंजेक्शन देते हैं ना वो वाला सिरिंज। ओके वो वाला सिरिंज कैसा होता है बोलो, डॉक्टर्स जो देते हैं ना इंजेक्शन। ओके ऐसा होता है सिरिंज, एंड यहाँ पे एक रबर होता है। ओके बिल्कुल वही सेम केस। ठीक है, बिल्कुल मैंने यहाँ पे वही चीज़ लिया। यहाँ पे मैंने मेटल लिया क्योंकि टेम्परेचर का थोड़ा सा खेल है, थोड़ा सा हीट देने का मामला है, इसलिए मैं यहाँ पे क्या ले रहा हूँ, एक मेटल का सिलेंडर ले रहा हूँ। ओके अब वैसे तो मैं सिरिंज से भी कर सकता था, लेकिन सिरिंज को अगर हीट देंगे तो सिरिंज तो ये प्लास्टिक का सिरिंज है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये मेल्ट हो जाएगा। ओके जिसके लिए हम
ये नहीं ले रहे हैं, हम इसको मॉडिफाई करके ये मेटल वाला सिलेंडर ले रहे हैं। ठीक है, अब देखो, अब हमें कोई भी गैस लेने की ज़रूरत नहीं है, एयर ही हमारे पास है, तो इसके अंदर भर दिया मैंने एयर। ठीक है, इसके अंदर मैंने भर दिया एयर। अब देखो इनिशियल कंडीशन में कुछ नहीं है, एयर भर के मैंने ये पिस्टन को छोड़ दिया ऐसा। ओके, इस पे पूरा एयर है एंड अभी फर्स्ट कंडीशन में टेम्परेचर 1 है। चलो फर्स्ट कंडीशन को इधर लिखते हैं, रूम टेम्परेचर है T1। ओके, रूम टेम्परेचर है T1 एंड यहाँ पे जितना गैस घुसा है, ओके, यहाँ पे इस जितना गैस है इसका मास है m। ठीक है, ओके, इसका मास है m। अभी मैं क्या करा, इसको ये जो वाल्व है इसको मैंने बंद करके रखा है, मतलब गैस अभी घुसेगा भी नहीं बाहर भी नहीं, मतलब घुसेगा भी नहीं बाहर भी नहीं जाएगा। ठीक है, ये फिक्स्ड है, तो m क्या होगा, ये हो गया कांस्टेंट। ओके, कांस्टेंट अमाउंट ऑफ गैस क्या है, कांस्टेंट है। अब टेम्परेचर को भी मैं कांस्टेंट मान लेता हूँ कि टेम्परेचर को अब चेंज होने नहीं देंगे। ठीक है, पहला कंडीशन मैंने टेम्परेचर को कांस्टेंट रख दिया एंड मास ऑफ गैस को भी मैंने कांस्टेंट रख दिया। ठीक है, अब क्या कर रहा हूँ, ये जो वॉल्यूम था इनिशियल कंडीशन में वॉल्यूम था V1, मान लेते हैं इसका वॉल्यूम था V1। ओके, एंड प्रेशर कुछ भी प्रेशर नहीं था, तो यहाँ पे एक नॉर्मल प्रेशर था जो है P1। ओके, ठीक है ना। अब क्या करा मैंने, अब मैंने अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर दिया। अब मैंने यहाँ पे प्रेशर लगाना शुरू कर दिया। ठीक है, प्रेशर लगाया मैंने, कितना, P2 प्रेशर मैंने लगाया। ठीक है, P2 प्रेशर मैंने अब लगाया, तो लगाने के बाद क्या है, ये पिस्टन जो है नीचे की तरफ आएगा। ओके, ये पिस्टन तो नीचे की तरफ आएगा ना, तो ये पिस्टन अब जाके यहाँ पे चला आया। ओके, ये पिस्टन सेकंड कंडीशन पे यहाँ पे चला आया है। ओके दोस्तों, ठीक है, समझ में आया, कुछ भी नहीं है, बस सिंपल सा चीज़ है, यहाँ पे चला आएगा। अगर प्रेशर अप्लाई करता हूँ तो ये नीचे आएगा। ओके, लेकिन ये वाल्व तो बंद है ना, पूरा ये वाल्व बंद है, तो क्या एयर तो बाहर नहीं जा सकता, लेकिन एयर इसके अंदर ही क्या होगा, एयर का मॉलिक्यूल्स जो बिखर के था, वो जो अलग अलग घूम रहा था, ठीक है, वो अभी प्रेशर देने के साथ साथ क्या हो रहा है, पास आ रहा है। ठीक है, पास आ रहा है एंड इसका देखो, इसका वॉल्यूम में थोड़ा सा चेंज आया है। वॉल्यूम पहले टोटल वॉल्यूम V1 था, अभी ये वॉल्यूम रिड्यूस होके क्या हो गया है, V2 हो गया है। ओके, वॉल्यूम V1 था पहले, जब मैंने प्रेशर को अप्लाई किया ये पिस्टन नीचे आ गया है एंड ये वॉल्यूम को थोड़ा सा रिड्यूस कर दिया है, रिड्यूस करके मुझे वॉल्यूम मिला क्या, V2। ठीक है, V2। तो सेकंड कंडीशन में वॉल्यूम V2 है एंड फर्स्ट कंडीशन में वॉल्यूम फर्स्ट कंडीशन में वॉल्यूम था V1 एंड सेकंड कंडीशन में V2। फर्स्ट कंडीशन में प्रेशर था P1 एंड सेकंड कंडीशन में प्रेशर हो गया था P2। ठीक है, तो आप देखो, अब आप इस प्रेशर के साथ वॉल्यूम को रिलेट कीजिए कि किस तरह से चेंज हुआ है। ये जो वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम प्रेशर के साथ किस तरह से चेंज हुआ है। ठीक है, ओके, तो देखो पहले P1 क्या था, बोलो, P1 पहले प्रेशर था, V1 वॉल्यूम था। ओके, जब मैंने प्रेशर को इंक्रीज कराया, मतलब P2 इज ग्रेटर देन P1 से जब मैंने इंक्रीज करा के P2 कराया, मतलब प्रेशर को मैंने बढ़ाया, तो वॉल्यूम क्या हो गया, बोलो, वॉल्यूम तो डिक्रीज हो गया ना, वॉल्यूम V1 से V2 हो गया है। ओके, तो प्रेशर को बढ़ाने से वॉल्यूम घट रहा है एंड देखो वॉल्यूम जब बढ़ेगा तब प्रेशर कम हो जाएगा। मतलब अगर ये प्रेशर को हम छोड़ देते हैं, ठीक है, अगर इसको ऊपर की तरफ ले जाते हैं तो क्या होगा, प्रेशर कमेगा, प्रेशर कमने के साथ साथ क्या होगा, वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा। ठीक है, मतलब एकदम उल्टा रिलेशन है, एकदम उल्टा रिलेशन है। ठीक है, इन्वर्स रिलेशन जिसे कहते हैं, इन्वर्स रिलेशन। ठीक है, ओके, कि प्रेशर अगर बढ़ता है तो वॉल्यूम कमता है, अगर प्रेशर घटता है तो वॉल्यूम बढ़ता है। इतना ही आपको याद रखना है। ओके, ठीक है, एंड यही रिलेशन अगर हम लिखेंगे तो इस तरह से मिल जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ठीक है, वॉल्यूम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ओके, क्योंकि प्रेशर अगर घटता है तो वॉल्यूम बढ़ता है, प्रेशर अगर बढ़ता है तो वॉल्यूम घटता है। ये है आपका रिलेशन। ठीक है, एंड बिल्कुल यही रिलेशन को प्रूव किया था सर बॉयल जी ने। ओके, बॉयल जी ने बिल्कुल यही रिलेशन को प्रूव किया था। तो यही रिलेशन है बॉयल जी का लॉ। ओके, बॉयल्स लॉ। ठीक है, चलो अब देख लेते हैं बॉयल्स लॉ में एक्चुअली कहा क्या गया है। हमने तो ऑलरेडी यहाँ पे समझ के रखा है, तो उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है एट कंस्टेंट टेम्परेचर
pressure of a fixed amount of gas. Okay, at constant temperature, pressure of a fixed amount of gas varies inversely with its volume. ठीक है, बिल्कुल वही चीज़ कहा है. ओके, कंस्टेंट टेम्परेचर पे फिक्स अमाउंट के गैस के केस में ये जो प्रेशर है, ये प्रेशर वॉल्यूम के साथ इन्वर्सली चेंज होता है. ठीक है, देखो प्रेशर वॉल्यूम के साथ इन्वर्सली चेंज हो रहा है कि नहीं. ओके, तो यही है बॉयल्स लॉ ऑफ गैस. ठीक है, आपको ये याद रखना है. ओके, ये यहाँ पे जो हमें मिला ये है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ बॉयल्स लॉ. ठीक है, आपको क्या लिखना है, बॉयल्स लॉ अगर आपको पूछा जाता है तो बॉयल्स लॉ का स्टेटमेंट आप लिखिएगा, जो कि बिल्कुल कहाँ पे है, स्क्रीन पे दिख रहा होगा. एंड उसके साथ साथ आपको ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी लिखना है. एंड आप क्या कर सकते हैं कि इसको अलग तरीके से लिख सकते हैं. ओके, ये हो जाएगा कांस्टेंट. इस साइन को अगर हटाते हैं, ठीक है, ये प्रोपोर्शनल साइन को हटाते हैं तो कांस्टेंट आ जाएगा ना, एक कांस्टेंट आ जाता है, नीचे पी रह जाता है एंड यहाँ से पी वी इज इक्वल टू कांस्टेंट हो जाता है. ठीक है, ओके, तो ये एक सिंपल सा रिलेशन हमें मिल गया है, पी वी इज इक्वल टू कांस्टेंट. वॉल्यूम एंड प्रेशर का जो प्रोडक्ट होगा ये क्या होगा, कांस्टेंट होगा. ठीक है, एंड अगर इसी इक्वेशन को इस इक्वेशन के साथ आप इस सिचुएशन के साथ अगर रिलेट करेंगे तो क्या मिल जाएगा. देखो पहला कंडीशन में क्या है, P1 एंड V1. ठीक है, ओके, इज इक्वल टू ये होगा कांस्टेंट. ठीक है, एंड सेकंड कंडीशन में P2 V2, तो ये भी होगा कांस्टेंट. तो आप ये लिख सकते हैं P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2. ठीक है, ओके, तो ये हो गया क्या आपका बॉयल्स लॉ. इसे आप बिल्कुल अच्छी तरह से याद रखिएगा. एंड कंस्टेंट भी याद रखिएगा कि कंस्टेंट क्या था बॉयल्स लॉ में, टेम्परेचर एंड मास ऑफ द गैस. ठीक है, मतलब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. ओके, ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें कंस्टेंट था बॉयल्स लॉ के केस में. एंड बॉयल्स लॉ के केस में किस किस प्रॉपर्टी के बीच रिलेशन दिया गया है, वॉल्यूम एंड प्रेशर. ठीक है, चलो अब क्या करते हैं, इतना तो हमें समझ में आ गया है कि वॉल्यूम जो है प्रेशर के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. ठीक है, वॉल्यूम जो है प्रेशर के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. अब क्या करते हैं, हम प्रेशर के साथ डेंसिटी का भी रिलेशन निकाल लेते हैं इसी इक्वेशन के सहारे. ओके, हमें मिला था क्या बोलो, हमें मिला था बॉयल्स लॉ से पी वी इज इक्वल टू कांस्टेंट. ठीक है, ओके, कांस्टेंट. तो v को अब डेंसिटी से लिखो, डेंसिटी के टर्म से लिखो. तो v मतलब है वॉल्यूम. वॉल्यूम हमें डेंसिटी का फॉर्मूला पता है m बाई वी. ओके, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम. ओके, तो यहाँ पे आप अगर v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m बाई डी, तो यहाँ पे m बाई डी लिखो एंड इधर को कांस्टेंट ही रह जाएगा. तो क्या होगा, देखो m क्या है, मास ऑफ द गैस. ओके, मास ऑफ द मतलब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. ठीक है, तो ये भी तो कांस्टेंट था ना, ये भी तो इस केस में कांस्टेंट था, क्योंकि एयर जो है बाहर नहीं जा रहा है एंड बाहर का एयर नहीं आ रहा है. तो ये मास क्या है, ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या है, कांस्टेंट ही तो है ना. तो m ये वाला भी कांस्टेंट हो गया, ये वाला भी कांस्टेंट हो गया. तो रह जाएगा हमारे पास क्या, p बाई डी इज इक्वल टू कांस्टेंट. ठीक है, एंड d को उधर के ले जाओ तो क्या हो जाएगा, कुछ इस तरह से आ जाएगा आपका रिलेशन. मतलब डेंसिटी जो है, डेंसिटी क्या प्रेशर के साथ साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. ठीक है, ओके, प्रेशर अगर बढ़ता है तो डेंसिटी बढ़ता है, प्रेशर अगर घटता है तो डेंसिटी घटता है. ठीक है, ओके, देखो यहाँ पे प्रेशर मैंने बढ़ाया तो वॉल्यूम कम हो गया, मतलब मोलिक्यूल सारे आसपास आ गया है, सारे मोलिक्यूल्स आसपास आ गया है. इसका मतलब तो यही है ना, भीड़ बढ़ गया है मतलब डेंसिटी बढ़ गया है. अगर प्रेशर को रिलीज़ किया मतलब घटा दिया तो वॉल्यूम बढ़ रहा था मतलब ये सारे मोलिक्यूल्स दूर दूर जा रहे थे. ओके, ज़्यादा स्पेस मिल रहा था उसे. इसका मतलब ही तो है डेंसिटी कम हो गया है ना. तो ये वाला है प्रेशर के साथ डेंसिटी का रिलेशन, ये भी आप लिख लीजिएगा. चलो अब बॉयल्स जी को छोड़ के हम चले आते हैं नेक्स्ट रिलेशन में. ठीक है, नेक्स्ट रिलेशन जहाँ पे हम टेम्परेचर को काम पे लगाएंगे. अब देखो हमने क्या करा, सेकंड केस में हमने जो ये प्रेशर था, ठीक है, ये जो प्रेशर इसको हमने कांस्टेंट रखा. ठीक है, ये प्रेशर को हमने प्रेशर कांस्टेंट रखा. ठीक है, ओके, कांस्टेंट. एंड मास भी कांस्टेंट रखा हमने. ओके, सेकंड कंडीशन में क्या करा हमने कि प्रेशर को हमने कांस्टेंट रख दिया. ओके, प्रेशर को अब कुछ भी नहीं करेंगे, चेंज नहीं होगा, प्रेशर बिल्कुल जितना है उतना ही रहेगा. एंड मास तो जितना था उतना ही रहेगा ना. अब क्या कर रहे हैं कि चलो इसको छोड़ो,
इसको थोड़ा सा इरेज कर लेता हूँ, फिर से ड्रॉ करना होगा ये वाला पिस्टन वाला, क्योंकि पिस्टन तो हमारा मूव कर रहा है ना, तो मूव कर रहे थे। ये तो डिजिटल बोर्ड नहीं है, इसलिए हमें क्या करना होगा, इसको इरेज करके बार बार ड्रॉ करना होगा समझने के लिए, ठीक है। तो पहले कंडीशन पे पिस्टन जो था हमारा यहाँ पे था, ओके, पहले कंडीशन पे पिस्टन यहाँ पे था, एंड वॉल्यूम को मान लेते हैं इनिशियल कंडीशन पे वॉल्यूम है V1, ओके, ठीक है। अब हमने क्या करा, और क्या है, क्या रह गया हमें, प्रेशर, मास, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। तो टेम्परेचर को T1 मान लेते हैं। अभी फिलहाल नॉर्मल कंडीशन पे, इनिशियल कंडीशन पे टेम्परेचर क्या था, इतना था, T1 था, एंड वॉल्यूम क्या था, इस जगह का वॉल्यूम, इस एयर का वॉल्यूम था V1, ठीक है। तो अब मैंने क्या कराया, मैंने अब इसको हीट दिया, ओके। चलो, मैंने ये मेटल का सिलेंडर लिया है, कोई बात नहीं, ये हीट होगा। प्लास्टिक का लेता तो ये एकदम ख़त्म हो जाता, ओके, ये बर्न हो जाता, तो कोई बात नहीं। चलो इसको हीट दे रहे हैं, ओके, ये हीट। अब हीट बोले तो क्या, एनर्जी, ओके, हीट बोले तो क्या, एनर्जी। अब ये एनर्जी घुसेगा, एयर मोलिक्यूल इस एनर्जी को गेन करेगा, लेगा, एंड क्या हो जाएगा, इसका काइनेटिक एनर्जी जो है मोलिक्यूल्स का, ये ज़्यादा बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। मतलब ये तो पहले से ही एक्साइटेड थे, एंड इसको फिर से गियर दे दिया, मतलब एनर्जी दे दिया, तो क्या होगा, ये और ज़्यादा मतलब एक्साइटेड हो जाएगा ना, और ज़्यादा एक्साइटेड हो जाएगा। अब ये और इधर उधर ज़ोर से भागने लगेगा। पहले जितना स्पीड से भाग रहा था, जितना एनर्जी के साथ भाग रहा था, अब एनर्जी पाके ये और भी ज़्यादा स्पीड से भागेगा, ओके, ठीक है ना। अब क्या करेगा, ये चारों ओर प्रेशर देगा, चारों ओर प्रेशर देगा, लेकिन मूव किसको करा पाएगा, बोलो, मूव किसको करा पाएगा, मूव सिर्फ इस पिस्टन को ही करा पाएगा, ओके। ये वाला तो फिक्स है ना, ओके, ठीक है ना। पास्कल्स लॉ से तो हमें ये पता चला है कि प्रेशर एकदम 90 डिग्री परपेंडिकुलर वॉल पे देगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे पिस्टन पे दे रहा है, लेकिन पिस्टन तो हमारा मूवेबल है, इसीलिए ज़्यादा प्रेशर हो गया तो ये ऊपर थोड़ा सा उठ जाएगा, एंड पिस्टन यहाँ पे चला आएगा, ठीक है। एंड आपको ये याद रखना होगा, ये जो प्रेशर है कांस्टेंट है, प्रेशर जो है कांस्टेंट है, ठीक है। हमें जितना प्रेशर पहले दिया था उतना ही प्रेशर हमें देना है अभी, ठीक है। प्रेशर को कांस्टेंट रखना है ऑलवेज, एंड प्रेशर को अगर कांस्टेंट रखते हैं एंड एयर को हम हीट देते हैं, तो एयर का क्या होगा, एयर का वॉल्यूम इंक्रीज होगा। ये तो हमें ऑलरेडी पता है, किसी भी मटेरियल को अगर हम हीट देते हैं तो हीट से उसका डायमेंशन में इंक्रीमेंट आता है, बिल्कुल एयर क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा एयर का वॉल्यूम, एंड ये पिस्टन को ऊपर की तरफ ले चला जाएगा, ठीक है, ओके। तो जब ले गया तो तब वॉल्यूम हो गया V2, एंड हीट देने के बाद इंक्रीज हुआ था T2, ठीक है, ओके। तो पहला कंडीशन में देखो क्या था, टेम्परेचर था T1 एंड वॉल्यूम था V1। जब मैंने हीट दिया तो ये वॉल्यूम इंक्रीज होकर V2 हो गया, एंड टेम्परेचर इंक्रीज होकर T2 हो गया, ठीक है, ओके। तो किस तरह से बढ़ रहा है वॉल्यूम के साथ टेम्परेचर का रिलेशन, किस तरह से है बोलो। वॉल्यूम कब बढ़ा, जब टेम्परेचर बढ़ा, जब हमने उसको हीट दिया टेम्परेचर बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ वॉल्यूम भी बढ़ गया, ओके। तो वॉल्यूम टेम्परेचर के साथ क्या हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जो इसका जो रिलेशन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, ओके। टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, टेम्परेचर घटेगा तो वॉल्यूम भी घटेगा, ओके। तो बिल्कुल आप ये लिख सकते हैं, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, ठीक है। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, T अगर बढ़ता है तो वॉल्यूम भी बढ़ता है, ठीक है। एंड आप यहाँ से ये भी लिख सकते हैं, V/T इज इक्वल टू कांस्टेंट, ओके, कांस्टेंट, ठीक है। अब यही तो है चार्ल्स लॉ, चार्ल्स जी ने बिल्कुल वही सेम चीज़ कहा है, ठीक है। चलो अब चार्ल्स जी के स्टेटमेंट को देख लेते हैं कि चार्ल्स जी ने एक्चुअली कहा है क्या, एंड हमने यहाँ पे क्या निकाला, ठीक है। देखो, एट कंस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स मास ऑफ अ गैस, एट कंस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स मास ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर, टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर, वॉल्यूम डिक्रीसेस विद डिक्रीसेस इन टेम्परेचर, ठीक है। तो बिल्कुल उन्होंने यही कहा है कि ये जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम टेम्परेचर के साथ प्रोपोर्शनली वेरी करता है। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, टेम्परेचर घटेगा तो वॉल्यूम घटेगा, ठीक है, ओके। अभी इस रिलेशन के साथ रिलेट करो तो हमें क्या मिल जाएगा बोलो, V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2 इज इक्वल टू कंस्टेंट, ठीक है। तो ये हो गया एक रिलेशन किसका, चार्ल्स लॉ का, ठीक है, ओके। तो इतना आपको याद रखना है। अगर चार्ल्स लॉ के बारे में पूछा जाता है तो आप अभी एक्सप्लेन भी कर सकते हैं
क्यों ऐसा हो रहा है, ओके, एंड प्रूव भी आप कर सकते हैं, ओके। बिल्कुल इस तरह की फिगर आप ड्रॉ कर लीजिएगा एंड थोड़ा सा लिख लीजिएगा कि ऐसा ऐसा, हाँ टेम्परेचर देने से, टेम्परेचर बढ़ने से ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, बस आपको इतना लिखना है। आप अगर समझ जाएंगे ना तो आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं, एकदम ईजी है, बहुत ही ईजी है, ठीक है, ओके। अपने लैंग्वेज में समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। चलो अब क्या करते हैं, यही जो एक्सपेरिमेंट है इसको फर्दर और करते हैं, और भी कुछ चीज़ें रह गया है जिसको हमें समझना है, ठीक है। अभी भी सारे जो प्रॉपर्टी है ये अभी इंटर रिलेट नहीं हुआ है, अभी सारे प्रॉपर्टीज़ का हमने रिलेशन नहीं निकाला है। अब क्या करते हैं, अब चलो अब हम इस पिस्टन को ही फिक्स कर देते हैं। ये पिस्टन तो बड़ा मूव कर रहा था, ओके। दो केसेस में हमने देखा कि पिस्टन ये मूव कर रहा था, ये पिस्टन को अब हम एकदम फिक्स कर देते हैं, ठीक है। अब ये पिस्टन मूव नहीं कर पाएगा, ओके। चलो ये पिस्टन अब इतना यहाँ पे फिक्स हो चुका है, अब ये मूव नहीं कर पाएगा, ओके, ठीक है। मूव नहीं कर पाएगा मतलब क्या है कि इसका जो वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। ये वॉल्यूम क्या है, ये वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा ना, क्योंकि पिस्टन अगर चेंज होगा तभी तो वॉल्यूम चेंज होगा। पिस्टन तो वॉल्यूम को बढ़ने ही नहीं देगा, जितना है उतना ही रहेगा, ठीक है, ना घटेगा ना बढ़ेगा, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, ओके। वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा एंड वॉल्यूम के साथ साथ क्या कांस्टेंट होगा, बोलो, मास भी तो कांस्टेंट होगा, क्योंकि गैस का कोई भी लेन देन हो नहीं रहा है, ठीक है। गैस जितना है भीतर उतना ही है, जितना मास का गैस अंदर है उतना ही है, ठीक है। तो मास भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये दोनों चीज़ें कांस्टेंट हो गया, तो रह गया क्या, बोलो, रह गया आपका प्रेशर एंड टेम्परेचर, ठीक है। चलो अब क्या करेंगे कि इनिशियल कंडीशन पे हमने क्या करा, हमने अभी प्रेशर मेजरमेंट कर लिया है, मतलब ये जो गैस अंदर लॉक है, ओके, इस पिस्टन के अंदर लॉक्ड है, ये गैस पिस्टन को या फिर सारे वाल्व्स को क्या दे रहे हैं, P1 प्रेशर दे रहा है नॉर्मल कंडीशन पे, ठीक है। जहाँ पे टेम्परेचर T1 था तब P1 प्रेशर दे रहा था। जब हमने अब हीट लगाना शुरू किया, नीचे से हमने आग लगा दी, आग, ओके, ठीक है, आग लगा दिया। बस आग लगाने से क्या हो रहा है कि अब एयर का मोलिक्यूल एनर्जी को गेन कर रहा है, ओके, ये और भी एक्साइटेड हो रहा है, इसका काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रहा है। तो क्या करेगा, ये और ज़ोर ज़ोर से भागने लगेगा, मतलब भागने का मतलब ही तो ऐसा है कि ये और भी ज़ोर से प्रेशर देगा, किसको, इस वाल्व्स को, ठीक है, ये पिस्टन को देगा, ये वाला वाल्व को, ये वाला वाल्व को, सारे वाल्व्स को 90 डिग्री एंगल पे प्रेशर देगा, ठीक है। तो हीट बढ़ाने से टेम्परेचर बढ़ गया था T2 एंड प्रेशर भी तो इंक्रीज हुआ था P2, ठीक है, इंक्रीज होके P2 हो गया था, ओके, ठीक है ना। इनिशियल कंडीशन पे जब टेम्परेचर T1 था तो प्रेशर भी P1 था, जब हमने हीट दिया तो टेम्परेचर बढ़ गया T2 एंड प्रेशर भी इंक्रीज होके बढ़ गया क्या, P2। तो आप ये कह सकेंगे कि प्रेशर के साथ टेम्परेचर का रिलेशन क्या है, बोलो, क्योंकि टेम्परेचर के साथ जो प्रेशर का रिलेशन है, प्रेशर बढ़ता है जब कब बढ़ता है, जब टेम्परेचर बढ़ता है, जब टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है। जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तब प्रेशर भी इंक्रीज होगा, जब क्या होगा, टेम्परेचर घटेगा तब प्रेशर भी घटेगा। तो रिलेशन क्या है, बोलो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विथ टेम्परेचर, ठीक है। अब इसको आप P/T लिख सकते हैं, इज इक्वल टू कांस्टेंट लिख सकते हैं, ठीक है। एंड यही बातें कही है किसने, गे-लुसाक्स जी ने, ठीक है। तो गे-लुसाक्स जी ने क्या कहा, स्टेटमेंट थोड़ा सा देख लो क्योंकि लिखना है। ये क्या कहा गया है, एट कंस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर ऑफ अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ अ गैस वेराइज डायरेक्टली विद द टेम्परेचर। क्या कहा गया है, प्रेशर ऑफ अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस, ठीक है। अमाउंट ऑफ गैस क्या है, फिक्स है, हमने यहाँ पे फिक्स रख दिया है। प्रेशर वेराइज डायरेक्टली विद द टेम्परेचर, ओके, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, टेम्परेचर घटेगा तो प्रेशर घटेगा। बिल्कुल यही है गे-लुसाक्स लॉ, अगर आपको अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप स्टेटमेंट लिखिएगा, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करिएगा, ये वाला लिख लीजिएगा, बस आपका नंबर पक्का आ गया, ठीक है, एकदम फुल मार्क्स आएगा, ओके, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। अभी देखो इसी वाली रिलेशन को इस एक्सपेरिमेंट के साथ रिलेट करो तो क्या मिल जाएगा, P1 अपन में T1 इज इक्वल टू P2 अपन में T2 जो कि होगा कांस्टेंट, ओके, ठीक है। चलो अब 3 लॉस तो जान लिए हैं, ओके, तीनों साइंटिस्ट के लॉ जान लिए हैं। अब आखिरी रह गया है जिसको अभी
डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके चलो ज़्यादा लेट नहीं करेंगे, बिल्कुल चले जाएंगे एकदम एवोगाड्रोस लॉ, ठीक है, एवोगाड्रोस लॉ पे। ओके चलो, तो एवोगाड्रोस लॉ में थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा ही डिफरेंट है, ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। ओके ठीक है, अब क्या करते हैं, एवोगाड्रोस लॉ में प्रेशर को कांस्टेंट रखा जाता है, ठीक है, प्रेशर को कांस्टेंट रख लिया हमने। ओके प्रेशर को कांस्टेंट रख लिया एंड टेम्परेचर को भी कांस्टेंट रखते हैं, टेम्परेचर भी कांस्टेंट, प्रेशर को भी नहीं चेंज करेंगे, टेम्परेचर को भी नहीं चेंज करेंगे। तो चेंज करेंगे क्या हम, अभी हमारे पास है मास एंड वॉल्यूम की बात। ओके तो मास को यहाँ पे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ले लेते हैं, ठीक है, मोल पे लेंगे हम, कितने सारे मोलिक्यूल्स हैं। ओके चलो ये है एक सिस्टम एंड इसको क्लोनिंग कर लेते हैं। ओके इसको कॉपी कर लेते हैं, कॉपी पेस्ट में हम तो स्मार्ट है, तो कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। देखो यहाँ पे और एक सिलेंडर ले लेते हैं, बिल्कुल वैसा ही, सारे चीज़ें ऐसा, सारे डायमेंशन है ऐसा, बिल्कुल वैसा ही। ओके ठीक है, ओके ठीक है ना, और भी ले सकते हैं, और 2 3 4 ले सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन 2 से ही समझ में आ जाएगा, तो 2 ही लेते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, एयर था ना, इसके अंदर हमने सिर्फ ऑक्सीजन ही रख दिया है, ऑक्सीजन का सिलेंडर। ओके काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे लिए। ओके ऑक्सीजन, तो एक ऑक्सीजन का सिलेंडर हो गया एंड एक एयर का सिलेंडर हो गया। एंड देखने वाली बात यह है कि दोनों केस में प्रेशर जो है कांस्टेंट है एंड टेम्परेचर भी कांस्टेंट है। ओके प्रेशर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, एंड क्या है कि इसका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम भी सेम है, वॉल्यूम भी सेम है एकदम, मतलब एयर का जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ एयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ O2, ठीक है, ये है। ओके तो देखो 3 चीज़ ऐसे मैच कर गया। अब क्या मैच करने वाला है, क्या आपको पता है कि अब क्या होने वाला है, प्रेशर भी कांस्टेंट हो गया, टेम्परेचर भी कांस्टेंट हो गया एंड वॉल्यूम ऑफ द गैसेस भी क्या हो गया, सेम हो गया। तो क्या होगा, तो एवोगाड्रो जी ने ये कहा है, अगर ऐसा होता है कि कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट टेम्परेचर पे क्या है, अगर 2 गैसेस की वॉल्यूम सेम होता है तो उसमें जो नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स होगा, नंबर ऑफ गैस मोलिक्यूल्स होगा, ये भी इक्वल होगा, ठीक है। अगर एयर में इस केस में n नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स है, ठीक है, n नंबर ऑफ एयर मोलिक्यूल्स है, तो इस केस में भी n नंबर ऑफ O2 मोलिक्यूल्स होगा, ठीक है। ओके तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। अगर वॉल्यूम बढ़ता है तो नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स भी बढ़ेगा, अगर वॉल्यूम कम होता तो नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स भी कम होगा, ठीक है। देखो यहाँ पे जितने सारे मोलिक्यूल्स है, अगर मैं इसको आधा कर लेता, ठीक है, इतना कर लेता, ठीक है, तो इतने में थोड़ा कम मोलिक्यूल होता ना। ओके अगर इस केस में इतना लेता सिर्फ, तो नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स भी कम होता ना। तो ये जो वॉल्यूम के साथ नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स किस रिलेशन पे चेंज होता है, बोलो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन पे चेंज होता है। एंड बिल्कुल वही बातें कहा है एवोगाड्रो जी ने, क्योंकि हम लोग एवोगाड्रो जी का ही पढ़ रहे थे। तो देखो एवोगाड्रो जी ने क्या कहा है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, okay, according to Avogadro's law, equals volume of all the gases under the same condition of temperature and pressure. Okay, equal volume of all the gases under the same condition of pressure and temperature, ठीक है, contain the equal number of molecule. Okay, contain the equal number of molecule. इस केस में भी प्रेशर जितना था, इस केस में भी प्रेशर उतना है, इस केस में टेम्परेचर जितना था, इस केस में भी टेम्परेचर उतना है, इस केस में वॉल्यूम जितना है, सेम वॉल्यूम इसमें है। तो इस केस में जितना नंबर ऑफ मोलिक्यूल होगा, इस केस में उतना ही नंबर ऑफ मोलिक्यूल होगा। ओके एंड ये सारे गैस के लिए इक्वल है, ठीक है। ओके अगर मैं ये एयर ना लेके यहाँ पे नाइट्रोजन लेता एंड यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड लेता, तो दोनों केस में ही इक्वल ही होता है, ठीक है। ओके चलो, तो ये सारे जो था, ये सारे जो लॉ हमने पढ़ा अभी, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड आपको बहुत अच्छी तरह से समझ के रखना है। अगर कंसेप्ट आपका अभी तक डाउट रह गया है कंसेप्ट में, ठीक है, तो आप बिल्कुल मुझे टेलीग्राम पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके टेलीग्राम लिंक आपको बिल्कुल मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे, या फिर आप टेलीग्राम अगर आप चला रहे हैं, ठीक है, ओके, टेलीग्राम अगर चला रहे हैं तो टेलीग्राम पे आप सर्च कीजिएगा पॉलीटेक्निक फैमिली, ओके, पॉलीटेक्निक फैमिली या फिर पॉलीटेक्निक स्टडीज़ फैमिली। ओके तो
आपको हमारा प्रोफाइल मिल जाएगा, हमारे चैनल का प्रोफाइल एंड मेरा पर्सनल प्रोफाइल भी आपको मिल जाएगा। ओके, एंड बिल्कुल ये जो लोगो है ना हमारे चैनल का, बिल्कुल वही लोगो रहेगा चैनल जो टेलीग्राम का चैनल है उसमें भी। ओके ठीक है, तो लोगो देख के पहचान लेना एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं टेलीग्राम पे। ओके दोस्तों, चलो अब क्या करते हैं, अब हम बात करेंगे एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर की। ओके, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर की, ठीक है। चलो अब क्या है ये एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, सिर्फ बातों में ही समझ लेते हैं एंड अगर आपको इक्वेशन, अगर आपको लिखना है तो देखो स्क्रीन पे शो हो रहा है क्या कहा गया है। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इज द लोएस्ट हाइपोथेटिकल और इमेजिनरी टेम्परेचर एट व्हिच गैसेस आर सपोज टू ऑक्यूपाई जीरो वॉल्यूम। ओके, तो ये एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर है, सबसे लोएस्ट टेम्परेचर जिसमें गैस का वॉल्यूम जो होता है ये हो जाता है जीरो। ओके, गैस बिल्कुल गैस का जो वॉल्यूम है वो जीरो हो जाता है जिस टेम्परेचर पे, ठीक है। ओके, इसको समझते हैं अभी। एंड ये जो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर है ये इमेजिनरी टेम्परेचर, ऐसा एक्चुअली होता नहीं है, ठीक है। ओके, ये सिर्फ और एक इमेजिनरी टेम्परेचर है। ओके, एंड ये थ्योरेटिकली एक इमेजिनरी टेम्परेचर है। चलो अब देखो चार्ल्स लॉ में हमें क्या पता चला था, ये वॉल्यूम टी के साथ साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन के क्या चेंज होता है, ठीक है, वेरी होता है, डायरेक्टली वेरी होता है। अगर वॉल्यूम बढ़ता है तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, या फिर हम उल्टा भी कह सकते हैं, टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो वॉल्यूम भी बढ़ता है, टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो वॉल्यूम भी बढ़ता है। तो टेम्परेचर जब डिक्रीज होगा, कमेगा, तब तो वॉल्यूम भी घटेगा ना। एंड इसी टेम्परेचर को हम घटाते जाते कम कम करते एंड इधर वॉल्यूम कम होते होते एक टाइम ऐसा आएगा ना जीरो हो जाएगा, ठीक है। ओके, चलो तो वही टेम्परेचर टी जीरो, ठीक है, टी जीरो में क्या होगा, V इजिकल टू जीरो हो जाएगा एंड इसी टेम्परेचर को कहते हैं क्या, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, ठीक है। तो इतना ही था एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर के बारे में। अब हम बात करेंगे आइडियल गैस इक्वेशन, बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है। ओके, सिर्फ इक्वेशन को डेरिवेशन करेंगे यहाँ पे, इतना ही हमारा काम है। एंड देखो आइडियल गैस इक्वेशन को समझने के लिए एक छोटा सा चीज़ जो है, आइडियल गैस को समझ लेते हैं, ठीक है। क्या है ये आइडियल गैस? ओके, आइडियल गैस एक्चुअली वो सारे गैस है जो इस आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करते हैं, ठीक है, आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करते हैं। एंड क्या है, ये सारे जो हमारे जो प्रैक्टिकल लाइफ में जो सारे गैसेस है, ठीक है, ये सारे गैस है रियल गैस। ओके, ये है सारे रियल गैस है। आइडियल गैस है इमेजिनरी गैस। ओके, आइडियल कोई भी कुछ भी आइडियल नहीं होता है, सिर्फ ये हमारे थॉट्स में ही होते हैं आइडियल। ओके, तो आइडियल गैस भी क्या है, इमेजिनरी एक गैस है। ओके, ठीक है। एंड जो सारे रियल गैस है, ये रियल गैस भी कुछ कंडीशंस पे आइडियल गैस की तरह बिहेव करता है। कब बिहेव करेगा बोलो, लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर पे, ठीक है। अगर रियल गैस में हम लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, बहुत ही हाई एंड बहुत ही लो प्रेशर एंड बहुत ही हाई टेम्परेचर, अगर इस कंडीशन को अगर हम दे तो एक रियल गैस भी एक आइडियल गैस की तरह बिहेव कर सकता है, ठीक है। तो इतना सा आपको याद रखना है। चलो अब क्या करते हैं, हमने गैस लॉस के बारे में सीखा है। क्या था, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गे-लुसाक्स लॉ एंड एवोगाड्रोस लॉ। तो यहाँ पे वॉल्यूम किस किस लॉ पे है बोलो, बॉयल्स लॉ पे वॉल्यूम का रिलेशन है, देन चार्ल्स लॉ पे भी वॉल्यूम का रिलेशन है एंड एवोगाड्रोस लॉ पे भी वॉल्यूम का रिलेशन है, ठीक है। तो इन तीनों रिलेशंस को हम क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे, आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है। ओके, तो फ्रॉम बॉयल्स लॉ, हमने क्या जाना, V प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P, ठीक है। ओके, यहाँ पे T एंड M कांस्टेंट था एंड चार्ल्स लॉ में हमने क्या पाया, चार्ल्स लॉ में हमने पाया है V प्रोपोर्शनल टू T, ठीक है। एंड एवोगाड्रोस हमने पाया V प्रोपोर्शनल टू N, ठीक है। तो अब ये तीनों को अगर कंबाइन करेंगे, तीनों को कंबाइन, आफ्टर कंबाइनिंग 3 वी हैव V प्रोपोर्शनल टू NT/P, इतना ही तो होगा ना।
ऐसा ही तो होगा ना, ये T ऊपर था तो ऊपर ही है, N ऊपर था ऊपर ही है, P नीचे था नीचे ही है, इतना हो जाएगा। एंड अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाना है। ओके, इसको हटाने के लिए क्या लाना होगा, एक कंस्टेंट लाना होगा। तो हम ले लेते हैं RnRT/P, ठीक है। अब ये हमने जो R लिया है, ये जो कंस्टेंट हमने लिया है, इस कंस्टेंट का एक नाम है, इसको कहते हैं यूनिवर्सल गैस कंस्टेंट। ओके, इतना आपको याद रखना है, ठीक है, यूनिवर्सल गैस कंस्टेंट, ठीक है। ओके, एंड आप मुझे क्या करेंगे कि आप इस R का आप अगर टेलीग्राम लिंक पे मुझे ज्वाइन करेंगे तो क्या करेंगे कि आप इस R का डायमेंशन निकाल के मुझे वहाँ पे मैसेज करेंगे, ठीक है। ओके, डायमेंशन निकाल पे मुझे टेलीग्राम चैनल पे या फिर टेलीग्राम मेरे प्रोफाइल पे आप इसका डायमेंशन, यूनिवर्सल गैस का डायमेंशन बताएंगे। ओके दोस्तों, चलो ठीक है। तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं PV = nRT एंड दिस इज द आइडियल गैस इक्वेशन। दिस इज द आइडियल गैस इक्वेशन। जो सारे गैस इस लॉ को फॉलो करते हैं, फॉलो करेगा, उस सारे गैस को हम कहेंगे क्या, आइडियल गैस। ओके, अगर नहीं करता है तो रियल गैस। ओके, एंड रियल गैस का भी एक फॉर्मूला है, एक इक्वेशन है, लेकिन हमारे सिलेबस में नहीं है तो हम उसको डिस्कस भी नहीं करेंगे। ओके, ठीक है दोस्तों, चलो अगर लगता है बाद में कहीं पे भी लगता है तो हम उसको डिस्कस कर लेंगे। एंड इंजीनियरिंग में ये जो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में उतना घुसा नहीं जाता है, ठीक है, क्योंकि आपके लिए अलग सा सब्जेक्ट्स वेट कर रहा है। अभी आप जिस भी ट्रेड में है तो उस ट्रेड का अलग सब्जेक्ट वेट कर रहा है। ओके, ठीक है, तो फिजिक्स केमिस्ट्री में उतना भी घुसना ही है, सिर्फ कंसेप्ट लेना है यहाँ पे, ताकि फ्यूचर में आप जब अपना सब्जेक्ट, अपना ट्रेड का सब्जेक्ट स्टडी करेंगे तब जाके कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए यहाँ पे कंसेप्ट दिया जाता है। ओके, ठीक है, चलो क्या करते हैं, अब ये जो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, ठीक है, ये जो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, इसका हम अभी क्या निकालेंगे। ओके, इसका चलो कुछ भी नहीं निकालेंगे, बस इसका वैल्यू याद रख लेते हैं, ठीक है। आप मुझे ऐसा यूनिट निकाल के बोलिएगा इसका, ठीक है, एंड क्या डायमेंशन निकाल के दिखाइएगा टेलीग्राम ग्रुप पे। चलो, R का वैल्यू क्या है, वैल्यू ऑफ R क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का वैल्यू 314 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, ठीक है। ओके, तो ये है वैल्यू ऑफ R, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। क्योंकि अगर आपको यहाँ से कोई न्यूमेरिकल पूछा जाता है, ओके, मतलब इस इक्वेशन से अगर कोई न्यूमेरिकल आपको पूछा जाता है एग्ज़ाम पे, तब जाके आपको ये वैल्यू लगेगा। ओके, एंड आपका लक बहुत अच्छा होगा अगर क्वेश्चन में इसका वैल्यू दिया होगा, अगर नहीं दिया होगा तो आपको यहाँ से याद रखना है, ठीक है, आपको ये याद रखना है 8.314 ऐसा यूनिट पे 8.314, ठीक है, इतना आपको याद रखना है। एंड ये तो याद हो जाएगा, PV = nRT, ये अभी भी याद हो जाएगा। एंड N जो है क्या है, मोल ऑफ, ठीक है, R क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, T है टेम्परेचर ऑफ गैस, P है प्रेशर ऑफ गैस एंड V है वॉल्यूम ऑफ द गैस। ओके, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें था आज के क्लास में। तो नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे स्पेसिफिक हीट के बारे में, ठीक है, स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस। एंड क्योंकि वहाँ पे भी थोड़ा सा वेरिएशन है, थोड़ा 2-3 टॉपिक और है जिसको उसी क्लास पे ख़त्म कर देंगे गैस के बारे में, जितना सारा है। एंड नेक्स्ट क्लास तब क्या होगा, रह जाएगा थर्मोडायनामिक्स। ओके, तो यूनिट 3 तब जाके ख़त्म हो जाएगा, मतलब और भी 2 क्लासेस होगा यूनिट 3 से, तब जाके यूनिट 3 ख़त्म हो जाएगा। एंड 2 क्लास अगर ख़त्म होता है तब जाके हम क्या कर सकते हैं, लाइट को स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब यूनिट 4 को स्टार्ट कर सकते हैं। यूनिट 4 में ज़्यादा क्लासेस नहीं जाएगा, लेकिन यूनिट 5 में जो है 2 से 3 क्लासेस में ख़त्म हो जाएगा यूनिट 5। ओके, 2 क्लासेस, मैक्सिमम 2 क्लासेस। यूनिट 4 में लग सकता है टाइम, 7-8 क्लासेस तो लग सकता है। ओके, कोई बात नहीं, 1 हफ्ता और देख लेते हैं तो हो जाएगा। ओके, ठीक है, चलो आज का क्लास इतना ही। एंड शेयर कीजिएगा क्लासेस को, अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिएगा बिल्कुल। एंड अभी तक अगर आप में से कोई ऐसा है कि अभी तक अगर सब्सक्राइब भी नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा अभी, ठीक है। एंड शेयर करते रहिएगा अपने दोस्तों के बीच, ठीक है दोस्तों। क्लास को करते हैं ख़त्म आज यहाँ से। एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। तो अच्छे रहना, स्वस्थ रहना, घर पे ही रहना, एंड अपना स्टडी जो है कंटिन्यू रखना, ठीक है दोस्तों। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।